हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण पाठक अनन्या एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित ही है कि लगातार मैं अपने लेक्चर के माध्यम से इतिहास विषय के प्रति आपका दृष्टिकोण मजबूत करना जा रहा हूं। आपकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट जिसे कहते हो, उसे मजबूत बनाना चाहता हूं। उद्देश्य स्पष्ट है हमारा, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी जैसी परीक्षाओं को आप आसानी से क्रैक कर सके। और ये हमारा जो लेक्चर है, ये मैंने इन सभी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण आपके लिए कामकाजी होगा। तो आइए, मैं आज जो एक नया वीडियो लेके आपके लिए उपस्थित हुआ हूं, वह बड़ा ही रोचक है। सभी जानते हैं कि पहले ही भारत बहुत विशाल था और बाद में यह टूटकर 3 खंडों में बट गया। मैंने पहले 2 खंड में बटा, बाद में 3 खंड, उसे कह सकते हैं आप, है ना। पहला विभाजन हुआ पाकिस्तान रूपी देश के रूप में हुआ, लेकिन अव्यवहारिक विभाजन था, है ना। और पाकिस्तान का निर्माण भी अव्यवहारिक था। उसके लिए आज हमें आपसे चर्चा करनी है कि पाकिस्तान यदि बना तो क्यों बना और उसमें मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों की क्या भूमिका थी। तो आज हमारा जो टॉपिक है आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है, मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान का निर्माण। अर्थात स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग की गतिविधियां कितना प्रभावशाली रही हैं पाकिस्तान के निर्माण में, कितना कारण रही है पाकिस्तान के निर्माण में। तो आज मैं उसी की चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना को समझा जाए, उसके पश्चात हम अलग देश के निर्माण की प्रक्रिया पाकिस्तान की मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आइए, मुस्लिम लीग की स्थापना की पृष्ठभूमि क्या है। तो देखिए, इसकी स्थापना कब होती है। पहली चीज तो बेसिक जानकारी आप ले लीजिए। स्थापना 30 दिसंबर 1906, है ना। स्थान क्या है, ढाका विश्वविद्यालय, है ना। ढाका विश्वविद्यालय माने मुस्लिम विश्वविद्यालय है ये, ढाका विश्वविद्यालय। तो संस्थापक, ठीक है। तो जब हम संस्थापक की बात करते हैं तो इसमें 2 नाम आपको अवश्य जानने होंगे, है ना। प्रथम बैठक का अध्यक्ष नवाब मुश्ताक हुसैन वकार उल मुल्क, ठीक है। तो ये प्रथम बैठक का अध्यक्ष था, ठीक है। और संस्थापक अध्यक्ष किसे कहते हैं, संस्थापक अध्यक्ष, है ना। तो आंसर आपका बदल जाएगा सलीम उल्लाह, ठीक है। अब ये तो हो गए। और महत्वपूर्ण सचेतक माने बौद्धिक सचेतक, यदि पूछा जाए बौद्धिक सचेतक एवं आजीवन अध्यक्ष, तो आपका जवाब हो जाएगा इन दोनों के लिए आगा खां, क्योंकि आगा खां की बड़ी भूमिका थी इसमें। अब थोड़ा सा पृष्ठभूमि पर हम आपको लेके आएंगे, है ना। इसकी स्थापना का ग्राउंड क्या है, किस प्रकार मुस्लिम लीग स्थापित हुई, इसका मेन मोटो क्या था, है ना। ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए, बंगाल विभाजन हमने आपको पिछले लेक्चर के माध्यम से बताया। बंगाल विभाजन के पश्चात उपजी परिस्थितियों में स्वदेशी मूवमेंट, माने स्वशासन मूवमेंट, बहिष्कार मूवमेंट बड़ा तेज हो गया, ठीक है। तो अंग्रेजों को लगा कि इस आंदोलन को कैसे कुचला जाए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहां फेल होती दिख रही है। तो अंततः उसने सांप्रदायिक कार्ड खेलना शुरू किया। मुस्लिम नेताओं को उकसाना शुरू किया कि आप अपने अधिकारों के प्रति सजग होइए, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
ये हिंदुओं की पार्टी है, अगड़ों की पार्टी है, आपका हित यहां सुरक्षित नहीं है। और इसी पर चर्चा हेतु मुस्लिम नेताओं को आमंत्रित किया। तो आपको बता दूं, जो ये आगा खां हैं, आगा खां के नेतृत्व में जो तत्कालीन वायसराय था, है ना, यहां अब ये भी बता दूं कि कौन वायसराय था इस समय, ब्रिटिश वायसराय, है ना, ये भी जान लो, फिर कहानी बता रहा हूं। ब्रिटिश वायसराय, है ना, लॉर्ड मिंटो, है ना, तो ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय है, फर्स्ट नहीं है ना। तो यही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने मुस्लिम नेताओं को आमंत्रित किया। इसी आमंत्रण को पाकर ये आगा खां के नेतृत्व में 35 मुस्लिम नेताओं का प्रतिनिधि मंडल जो है 3 अक्टूबर 1906 एडी को गया लॉर्ड मिंटो से मिलने। कहां चला गया, है ना, शिमला गया। शिमला 3 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में 35 मुस्लिम प्रतिनिधियों का दल शिमला में मिलने इनसे गया। और वहीं से वापस आकर देखिए, ढाका विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्रों का सम्मेलन चल रहा था। वहीं पहुंचकर 30 दिसंबर को ढाका के उस समय के नवाब मुश्ताक हुसैन, ढाका के नवाब थे उस समय, है ना, ढाका के शासक थे मुश्ताक हुसैन वकारुल मुल्क ने वहीं पर पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। तत्पश्चात जब इसकी माने एक सामान्य बैठक हुई तो उसके अध्यक्ष सलीमुल्लाह खां को बनाया गया और मुख्य बौद्धिक सचेतक रहे आगा खां। इन्हीं को 1908 एडी में, कब से बने ये, आजीवन अध्यक्ष 1908 के अमृतसर अधिवेशन में इनको आजीवन अध्यक्ष बना दिया। तो ये कहानी पूरी यहां पर ये है, ठीक है। अब आइए, जो खास बात यह है कि इसका मुख्यालय कहां बनाया गया। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहां स्थापित हुआ, मुख्यालय लखनऊ बनाया गया, ठीक है। अब इसकी जैसे जैसे कांग्रेस करती थी वही नकल लंदन में एक शाखा बनाई गई, लंदन में शाखा। तो लंदन की जो शाखा इनकी बनी वो 1908 एडी में बनी, सैयद अमीर अली, है ना, लंदन में शाखा 1908 में स्थापित हुई। 8 में मीर सैयद अली की अध्यक्षता में स्थापित। तो अब समझ में आ गया। हमें उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से ये चीजें समझ गए, है ना। स्थापना, स्थान, संस्थापक, प्रथम अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष, बौद्धिक सचेतक, आजीवन अध्यक्ष, मुख्यालय, लंदन की शाखा, इतनी चीज अब आ गए। अब मुस्लिम लीग की स्थापना का मोटो क्या था, है ना, इस पार्टी का जो प्रस्ताव तैयार किया गया, मोटो क्या था, प्रस्ताव कब तैयार किया गया, अब मैं उसकी बात आपसे करने जा रहा हूं। जो इसका प्रस्ताव है वो किसने लिखा, तो मुस्लिम लीग की जो प्रथम बैठक थी, उसके बाद इनका एक 1907 में कराची में इनकी बैठक हुई। कहां बैठक हुई, कराची में। तो कराची में मुस्लिम लीग का जो प्रस्ताव था, भाई क्या उद्देश्य है इस माने संस्था का, अब मैं उसकी बात करूंगा, है ना। तो उद्देश्य क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव किसने, माने मुस्लिम लीग का उद्देश्य प्रस्ताव क्या था और यह कब और किसने प्रस्तुत किया। चलिए इसको फिर से लिख दे रहा हूं मैं, है ना, ये कलर्ड सही नहीं आ रहा। उद्देश्य प्रस्ताव 1907 एडी अमृतसर, है ना, सॉरी कराची में
अमृतसर नहीं, कराची, यहां प्रस्तुत हुआ। और प्रस्तुतकर्ता देखिए, दो मुस्लिम लीडर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई, मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क। मोहसिन उल मुल्क एवं वकार उल मुल्क, इन्हीं दोनों ने प्रस्ताव रखा है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब प्रमुख उद्देश्य क्या निर्धारित हुआ? देखिए, दो प्रमुख उद्देश्य थे। मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा, दूसरा ब्रिटिश शासन के प्रति, देखिए यहीं से शुरुआत हो गई, के प्रति मुसलमानों में, माने अंग्रेजों का हित यहां शुरू हो गया, मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। और जो तीसरा गंदा उद्देश्य था, जो अंग्रेजों का गेम था, अंग्रेज अपने इच्छा अनुसार नचाना शुरू किए, वो तीसरा उद्देश्य। यहां तक चलिए ठीक है, फिलहाल अंग्रेजों का यहां स्वार्थ दिखता, मुसलमानों का अपने अधिकार दिखते, यहां तक ठीक है। जो तीसरा उद्देश्य, यहीं से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की शुरुआत हो गई। जो तीसरा उद्देश्य क्या था, अब ये ध्यान दीजिए, तीसरा उद्देश्य शुरू हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति घृणा फैलाना। अब ये गंदा उद्देश्य, यहीं से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को बढ़ावा दिया सांप्रदायिक आधार पर, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहते हुए उनके प्रति नजरिया नकारात्मक रखा गया। जो कार्य, जो बीज सैयद अहमद खां द्वारा बोया गया था, माने अंग्रेजों ने सैयद अहमद खां के माध्यम से बोया था, अब वो संगठित राजनीतिक रूप से मुस्लिम लीग के रूप में सामने आ गया। यहीं से अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बड़ी तेजी से आगे बढ़ी और जो आगे घातक हुई। अब घातक होने की शुरुआत 1908 के मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन से शुरुआत मानी जाती है। तो आइए, लखनऊ अधिवेशन क्या ऐसा कर डाला प्रस्ताव कि जहां भारत के विभाजन की नींव पड़ गई, है ना। तो चलिए आगे अब हम बताते हैं। तो यहां तक आपको बेहतर समझ में आया होगा, पूरी उम्मीद है। एक बात जान लो मित्रों कि इस तरीके के जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, हमारा प्रयास है पूरा फिल्टर करके आपके सामने रखना, और इस टाइप के मोटो से कथन कारण के क्वेश्चंस भी आप कर देंगे, फैक्ट के भी क्वेश्चंस कर देंगे, और कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। तो चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो इतिहास का अथवा यूजीसी का हो, इसमें भी कॉन्सेप्ट बेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे, फैक्ट विद कॉन्सेप्ट। तो ये चीजें हम आपको जोड़ने का प्रयास है कि कहीं से भी आपका ब्रेन सिकुड़ने ना पाए, कंट्रोल में रहे, वाइड रहे, फैक्ट बेस रहे। तो कहानी के साथ फैक्ट आपका टिकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आइए अब बताते हैं इनका अमृतसर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, पाकिस्तान के निर्माण के दृष्टिकोण से माइलस्टोन माना जाता है। लेकिन वास्तविक उद्देश्य जो राष्ट्रवाद था, जो भारत एक हुआ करता था सम्राट अशोक के समय से, है ना,
चलता रहा, अकबर के समय में भी एक रहा, अंग्रेज जब शेरशाह सूरी के समय में एक रहा, अंग्रेज जब तक रहे तब तक एक रहा। और ऐसा जहर अंग्रेजों ने बोया कि फिर अंग्रेज के जाने से पहले ही वो परिस्थितियां निर्माण हो गई कि ऐसा लग रहा था कि भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे, और अंततः अंग्रेज ये करने में कामयाब हो गया। टुकड़े टुकड़े हो गए, एक नहीं न जाने कितने टुकड़े की आशंका पनपी। ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, मेमन सिंह, इन सारे लोगों के प्रयासों से भारत के टुकड़े होने से बच गए। नहीं तो अंग्रेजों ने अपना जो गंदा गेम खेला था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का, अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने के लिए, वो चरितार्थ हो जाता। ठीक है, तो आइए, अमृतसर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? दो बातों के लिए। मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन क्यों खास है? समय 1908। दो प्रमुख प्रस्ताव, एक आगा खां को मुस्लिम लीग की आजीवन मानद अध्यक्षता दी गई। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग। तो यही वो पहलू है जिसे कहा जाता है कि भारत विभाजन की यहीं से नींव पड़ गई। ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग अंग्रेजों ने कब लागू कर दिया है ना? अंग्रेजों ने मार्ले मिंटो सुधार एक्चुअल में 1909 के अधिनियम को करते हैं। सुधार के तहत इसे लागू कर दिया है ना। और इस व्यवस्था को कांग्रेस ने कब मान्यता दी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1916 एडी के, समझ रहे हैं, 1916 एडी के लखनऊ अधिवेशन में इसे स्वीकार किया। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे, देखिए सबसे पहले शुरू में कांग्रेस ने इसे अडॉप्ट नहीं किया। 1909 में अंग्रेजों ने तुरंत अडॉप्ट करके लागू कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि अलग देश पाकिस्तान का निर्माण किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो ये मार्ले मिंटो सुधार के तहत हुआ, जिसके जरिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था से जोड़ दिया गया। ये क्या होता
होगा। पृथक निर्वाचन मंडल किसे कहते हैं? दरअसल जिस कम्युनिटी के लिए कोई एरिया रिजर्व कर दिया जाएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग वोटर होंगे और उसी कम्युनिटी के लोग कैंडिडेट होंगे। माने जो क्षेत्र मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दिया गया उस क्षेत्र में सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट चुनाव लड़ते थे और सिर्फ मुस्लिम ही मतदाता होता था। तो ये बड़ा डेंजरस पहलू है कि सिर्फ मुस्लिम ही मतदाता होता था, अदर कम्युनिटी के लोगों का वोट देने का भी अधिकार छीन लिया गया। तो वास्तव में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की जो व्यवस्था थी, जो जहरीली व्यवस्था थी, वो यहीं से पनप गई। आगे चलकर अंग्रेजों ने इसे सिखों, एंग्लो इंडियन, है ना, आदि सभी के लिए विस्तारित कर दिया। 1932 में दलितों के लिए भी विस्तारित किया, हालांकि उसे वापस लेना पड़ा। अब कांग्रेस इसे जानती थी, पहले इसने विरोध किया, लेकिन 1915 से 16 की परिस्थितियां, 17 की परिस्थितियां ऐसी थी कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग को साथ मिलाकर अपनी मांग करना था, स्वशासन की मांग करना था, है ना। तो कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में, है ना, इस शर्त पर पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था स्वीकार कर लिया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने अधिकारों की मांग करेंगे। तो वास्तव में जब आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में लड़ाई होती है तो जो आज सत्ता पक्ष है ना, वो कांग्रेस पर इसी बात का आरोप लगाता है कि भारत का विभाजन कांग्रेस ने किया, क्योंकि कांग्रेस अगर इस अधिवेशन में इसे स्वीकार न करती तो निश्चित ही विभाजन न होता और आंदोलन अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाता। तो ये राजनीतिक भाषा है, इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि दोषारोपण का इस सिस्टम होता है। मैं तो कहता हूं न कांग्रेस ने विभाजन किया, न तो मुस्लिम लीग ने किया देश का विभाजन, बल्कि विभाजन तो वास्तव में अंग्रेजों ने किया, जो उस समय का भारत का गॉडफादर था, जो हम पर शासन करता था। बड़े से बड़े आंदोलन हमारे कुचल दिए गए अंग्रेजों के, लेकिन जो अलगाववादी आंदोलन था, देश विभाजन का आंदोलन था, उसे उन्होंने कुचलने के बजाय और बढ़ावा दिया। तो वास्तव में विभाजन का जिम्मेदार हम भारतीय नहीं हैं, हम जो भारत से अलग होकर पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि हमें लड़ाने का काम अंग्रेजों ने किया। बस अब समय इस बात का है कि उस ऐतिहासिक भूल को सुधार करते हुए भले न एक देश बन पाए, लेकिन हम एक परिसंघ का निर्माण कर सकते हैं, जैसे यूके काम करता है। यूनाइटेड किंगडम में जहां 4-4 कंट्रियां, है ना, एक साथ माने यूके बना ली है, यूनाइटेड किंगडम बना ली है ना, यूरोपीय यूनियन यू बना लिए हैं, वहां कई देश आपस में काम करते हैं। ऐसे ही भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर संघ का निर्माण कर सकते हैं और आपस में सारी समस्याएं दूर कर सकते हैं। लेकिन इतना जहर घोला गया है और लगातार वर्तमान समय में विदेशी शक्तियों द्वारा वो जहर बढ़ाया जा रहा है। कभी इस कार्य को अमेरिका करता था तो आज उस कार्य को चीन कर रहा है। तो हमें सतर्क होने की जरूरत है, हमारे बुद्धिजीवियों को सतर्क होने की जरूरत है। वास्तव में अलग देश की थ्योरी ये विदेशियों की देन है और आज भी वो जहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे बौद्धिक वर्गों का या जो भी हमारे वीडियो देखें यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, इस अनन्या कोचिंग के चैनल के माध्यम से, वो चाहे भारत के वासी हों, बांग्लादेश के वासी हों अथवा पाकिस्तानी हों, ठीक है, उनका यह कर्तव्य है, यह नैतिक कर्तव्य है कि उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का प्रयास करें। यह मैं नहीं कहता हूं कि आज ये सारे लोग मिलकर एक कंट्री बन जाए, लेकिन संघ का निर्माण तो अवश्य कर सकते हैं। जो आए दिन हत्याएं हो रही हैं, जो दंगे हो रहे हैं, वो रोके जा सकते हैं। मेरा एक यही छोटा सा अनुरोध है। ये इस प्रकार से मैंने इसकी एक बेसिक जानकारी, कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया कि जिससे आप ये समझ सकें कि ये जहर कहां से पैदा हुआ। ठीक है, अब इस कड़ी में देखिए, क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट के माध्यम से आपको बताना मैं चाह रहा हूं, तो अब यहां तक मुस्लिम लीग और अलगाववादी विचारधारा का बीजारोपण हुआ। अब पृथक माने द्विराष्ट्र थ्योरी किधर हुई, माने अलग देश के रूप में पाकिस्तान के निर्माण की पृष्ठभूमि कहां शुरू हुई, तो आपको बताऊं इसकी प्रक्रिया जो शुरू होती है ये 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में मुस्लिम लीग के शुरू होता है ना, इलाहाबाद अधिवेशन में। अब मतलब मैं दूसरी कड़ी की ओर अब आपको लेके चलता हूं कि पाकिस्तान का निर्माण किन परिस्थितियों की देन है। तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप कॉन्सेप्ट ले लें, जिससे आप निश्चित ही अपना विकास करेंगे, बौद्धिक विकास करेंगे। मेरा उद्देश्य नो डाउट
आपको सफलता दिलाना है, लेकिन एक उद्देश्य हमारा और भी है कि बौद्धिक विकास हो, ब्रॉड मेंटलिटी का निर्माण हो, जिससे सांप्रदायिकता जैसे जहर को रोका जा सके। तो अब पाकिस्तान के निर्माण की पृष्ठभूमि में बताना चाहता हूं, यहां अलगाववादी प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। 1930 एडी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद, आज प्रयागराज है ना, प्रयागराज अधिवेशन में प्रथम बार, मैंने देखिए कैसा जहर अंग्रेजों ने भरा, प्रथम बार मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि मुसलमानों के लिए, क्या कहा था, मुसलमानों के लिए अलग देश अंतिम नियति प्रतीत हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट उस भारतीय राष्ट्रवादी मुसलमान का है जो कभी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कविता का निर्माता था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी बंदे ने रचना की थी, है ना। और वही पहली बार ये कहने के लिए शुरू किया बात कि मुसलमानों के लिए अलग देश अंतिम नियति माने भाग्य, ऐसा लग रहा है कि अलग देश बनेगा ही मुसलमानों के लिए। तो ये पीड़ा झलकती है ना। और ये पीड़ा का निर्माण कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के कारण हुआ। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग जैसी संस्था को उग्र बनाने में सहयोग दिया। दूसरी तरफ जब हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय वगैरह के नेतृत्व में हिंदू महासभा मजबूत हुई तो उसे भी अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया। माने एक तरफ हिंदू महासभा को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को बढ़ावा दे रहे हैं, दोनों को टकराने दे रहे हैं, हिंदू वर्सेस मुसलमान, और अलगाववादी प्रवृत्तियां बढ़ती चली गई। ठीक है, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहने वाला अलगाववाद की बात कर रहा है। ये दुखद है ना, ये दुखद है, लेकिन यही आगे चल के हुआ। यह बात और आगे बढ़ी 1933 एडी में। 1933 एडी में एक माने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है लंदन में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक छात्र चौधरी रहमत अली ने अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों से तात्पर्य है कि उसके जैसे इनायत खां वगैरह है ना, इनायत खां हो गए और शेख मोहम्मद सादिक हो गए और मोहम्मद असलम हो गए, इनके साथ मिलकर इन लोगों ने एक जैसे कहते हैं पंपलेट प्रकाशित किया। उस पंपलेट का इन्होंने नाम दिया कि भाई नाउ एंड नेवर आर वी टू लिव एंड पेरिश फॉरएवर। नाउ एंड नेवर इट मीन्स ये है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इन पंपलेटों के माध्यम से अलग देश की मांग शुरू की गई और जिसका नाम पाकिस्तान रखने का सुझाव दिया गया, पाकिस्तान रखने का सुझाव दिया। तो अब यही आता है कि सबसे पहली बार किसने अलग देश के रूप में पाकिस्तान के निर्माण की डिमांड की, तो चौधरी रहमत अली। इसकी मैं बात अब करने जा रहा हूं आपसे। ठीक है, चौधरी रहमत अली इनायतुल्लाह, मैंने 1933
1933 एडी की बात है। इसके माध्यम से यह विचारधारा पनपी। और आपको जानकारी यह भी बता देना चाहता हूं कि जो इन्होंने पाकिस्तान शब्द लिया उसका कॉन्सेप्ट क्या है। पी, देखिए यहां पर लिख दे रहा हूं, आप ज्यादा समझ पाएंगे। PAKISTAN, ये कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान का। P फॉर पंजाब, इनको मिल जाए माने पंजाब से मिलाकर। A फॉर अफगान, सीमा क्षेत्र मिल जाए, फ्रंटियर इलाका, अफगान सीमा क्षेत्र जो अफगानिस्तान बॉर्डर का है। KI से कश्मीर मिल जाए इनको, S से सिंध मिल जाए, और तान बलूचिस्तान का, तो बलूचिस्तान। तो ध्यान से समझिए, ये यही शब्द है पाकिस्तान के का कॉन्सेप्ट, और जिसे चौधरी माने 1933 एडी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र, ये छात्र था लाहौर, कराची का छात्र था, लाहौर का नहीं, सॉरी, कराची का छात्र था चौधरी रहमत अली एवं उसके दोस्तों ने यह प्रस्ताव पारित किया नाउ एंड नेवर पंपलेट में कि जो अलग देश बने मुसलमानों के लिए उसका नाम क्या रखा जाए, पाकिस्तान रखा जाए। पाकिस्तान का आधार इन्होंने क्या बताया, P फॉर पंजाब मिल जाए, A फॉर अफगान बॉर्डर मिल जाए, अफगान का सीमा क्षेत्र वाला इलाका, KI से कश्मीर मिल जाए, S से सिंध मिल जाए, और बलूचिस्तान मिल जाए जिससे उसका नाम पाकिस्तान है। हालांकि आज जो पाकिस्तान बना है उसको इस कॉन्सेप्ट पे नहीं रखा गया क्योंकि कश्मीर उसका हिस्सा नहीं है। उनके अनुसार पाकिस्तान ये जो देश है ये पाक स्थल है, पवित्र स्थल। फिलहाल कितना पवित्र है हम आप सभी जानते हैं, हम भारतीय है ना, पाकिस्तानी भी जानते हैं कितना पवित्र है, उसको यहाँ व्याख्या करना राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है आपको बताना है कि यह पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट था जिसे लेकर 1940 एडी में 23 मार्च 1940 एडी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। बाई नेशन थ्योरी माने दो देश होने चाहिए। फर्स्ट टाइम माने क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में सर्वप्रथम कहां पर और किसने अलग देश की मांग की थी, वहां पाकिस्तान नाम नहीं सुझाया गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना है। 23 मार्च 1940 लाहौर अधिवेशन में अलग देश माने दो देशों की थ्योरी प्रस्तुत की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसे मजबूती देने के लिए 23 मार्च 1943 एडी को माने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 23 मार्च 1943 एडी को मुस्लिम लीग ने अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने पाकिस्तान दिवस मनाया था। कब मनाया था? 23 मार्च 1943 माने 23 मार्च 1943 एडी को प्रस्ताव माने पाकिस्तान दिवस मनाया, और यह मांग लगातार करते रहे कि अलग देश मिलना चाहिए। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, बल्कि नारा लगाया डिवाइड एंड क्विट, डिवाइड एंड क्विट, बांटो फिर भारत छोड़ो, पहले विभाजन करो फिर भारत छोड़ो, है ना। तो ये पूरी तरीके डिपेंड थे अंग्रेजों पर विभाजन के लिए, अलग देश बनाने के लिए, कि विभाजन अगर अंग्रेज नहीं किए तो फिर विभाजन होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मुस्लिम लीग लगातार अंग्रेजों का रहना यहां स्वीकार कर रही थी कि जब तक बंट के देश न बन जाए। माने वो जानते थे कि हमारे आका नहीं रहेंगे तो विभाजन नहीं होगा। अंततः विभिन्न संघर्षों के माध्यम से रोकने के बावजूद वो उतारू थे, और माउंटबेटन प्लान में 1947 ईस्वी जिसे मन बाटन योजना भी कहते हैं, माउंटबेटन ही नहीं बल्कि मन बाटन, हिंदू मुसलमान को बांट डाला। हालांकि पूरे बट नहीं पाए। मोहम्मद अली जिन्ना के गुट में, सफी के गुट में, मोहम्मद सफी गुट में अंततः
14 अगस्त 1947 एडी को भारत का विभाजन करते हुए एक नया देश पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 15 अगस्त देश की आजादी हुई। तो 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन भारत का विभाजन करके दो टुकड़ों में बांटकर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से दो देशों का उदय हुआ। आज पूर्वी पाकिस्तान 1971 एडी में बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र एक देश बन गया, ठीक है। और पाकिस्तान आज छोटा सा एक इलाका हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर स्थिति का है, ठीक है। एक मेरे एक सामान्य जानकारी आप देनी थी। एक सामान्य जानकारी यह है कि अलग पाकिस्तान जब देश बना तो उसका पहला वायसराय और राष्ट्रपति कौन बना, तो सबसे पहले वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना बना, यही राष्ट्रपति के रूप में बना। और पहला प्रधानमंत्री जो है वहां लियाकत अली बना था, ठीक है। तो पहला वायसराय और बाद में वही राष्ट्रपति, भारत की नकल करते हुए राष्ट्रपति के पद में कन्वर्ट किया मोहम्मद अली जिन्ना, और पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली बना। तो ये बेसिक जानकारी थी आपके लिए कि पाकिस्तान का निर्माण किस प्रक्रिया के तहत हुआ, वो मैंने आपको एक सारगर्भित तरीके से कम शब्दों में टू दी पॉइंट देने का प्रयास किया। उम्मीद है कि भारत सहित चाहे जितने देशों में लोग इसे देख रहे होंगे, पाकिस्तान में देखें चाहे बांग्लादेश में देखें, इस इतिहास को गौर जरूर करेंगे। इतनी उम्मीद करके ये वीडियो बनाया हूं कि जिससे नागरिक बौद्धिक वर्ग मुहिम चलाकर भारतीय संघ का निर्माण करें, है ना, पुराने भारत का निर्माण करें, जो भी उनकी इच्छा हो, है ना। अगर ईयू बन सकता है, यूके बन सकता है ना, यूनाइटेड किंगडम, तो भारतीय संघ भी बन सकता। थैंक यू वेरी मच।